हेलो बच्चों, तो मैं विपुल सिंह आपके लिए आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 8 लेकर के आया हूँ। आज के लेक्चर में हम लोग कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड बातों को देखेंगे। पिछले क्लास में यानी पिछले वीडियो में हमने देखा था कि दो आवेश के बीच विद्युत बल लगते हैं और वो बल 1/4πε Q1 Q2 बटा में R² के बराबर होते हैं। और वही दोनों आवेश जब निर्वात में रहते हैं तो उस समय दोनों आवेश के बीच 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R² फॉर्मूला लगते हैं। और देखे थे हम लोग कि विद्युतशीलता क्या है। विद्युतशीलता देखे थे कि विद्युतशीलता क्या है भाई, आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है। हम लोग इस तरह के बातों को देखे थे। आज हम लोग उसी विद्युतशीलता का एसआई मात्रक और विमीय सूत्र निकालने जा रहे हैं। यानी विद्युतशीलता का एसआई मात्रक और विमीय सूत्र क्या होता है, देखिए देखते हैं। चलिए हम लोग जा रहे हैं विद्युतशीलता का एसआई मात्रक और विमीय सूत्र निकालने। ये बात आपके एग्जाम में पूछता है। विद्युतशीलता का एसआई मात्रक, चलिए, यानी एप्सिलॉन का एसआई मात्रक। विद्युतशीलता को हम लोग एप्सिलॉन बोलते हैं। देखो, आपको हम सिखाए हैं कि एसआई मात्रक कैसे निकाला जाता है। किसी भी राशि का एसआई मात्रक निकालना हो, आपका काम यही रहता है कि जिसका एसआई मात्रक निकालना है उससे संबंधित आप एक फॉर्मूला लिखें। तो एप्सिलॉन से संबंधित आपके पास क्या फॉर्मूला है? आपके पास यही फॉर्मूला है कि F = 1/4πε Q1 Q2 बटा में R²। यही एप्सिलॉन है, इसी का एसआई मात्रक निकालना है। तो जिसका एसआई मात्रक निकालना है उसको इक्वल टू के एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ करते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा भाई, F × 4πε × R² = 1 से मल्टीप्लाई करेंगे Q1 Q2। हमको एप्सिलॉन का निकालना है तो एप्सिलॉन को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। तो एप्सिलॉन को इधर ही रखते हैं और इधर में जो है उसको उस पार ले जाते हैं। तो Q1 Q2 बटा में, इधर मल्टीप्लाई में है सब, जब इक्वल टू के इस साइड आएगा तो सब डिवाइड में आ जाएगा। F × 4π × R² हो गया। अब यहाँ से आप एसआई मात्रक इजीली निकाल सकते हैं। Q1 क्या है? आवेश। Q2 क्या है? आवेश। तो Q1 के लिए आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब, इस आवेश का भी एसआई मात्रक कूलम्ब होता है, आपको मालूम है। ये बल का एसआई मात्रक न्यूटन इनटू ये 4π का कुछ नहीं होता है, नियतांक है, R²। R क्या है? दूरी है, दूरी का मीटर और उसका स्क्वायर है, इसलिए मीटर स्क्वायर। यानी कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका एसआई मात्रक होगा। कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसका एक और एसआई मात्रक होता है जो कि हम आगे चल के कैपेसिटी पढ़ेंगे, यानी धारिता तथा संधारित्र पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इस एप्सिलॉन का एक और एसआई मात्रक हो सकता है फैराड पर मीटर। फैराड पर मीटर, ठीक। तो इसका दो एसआई मात्रक होता है। एग्जाम में इस बात को पूछता है कि विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, फैराड पर मीटर भी हो सकता है। कोई प्रॉब्लम? हाँ, एक बात आप सुनिए, जो भी स्टूडेंट मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जो मेरे पास पढ़ने आते हैं, वो कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर लिखें। वो कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम ज़रूर लिखें ताकि हम समझ सकें कि कौन कौन स्टूडेंट सच में जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। आप अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, ठीक है। तो ये एसआई मात्रक हो गया।
और भी बात पूछता है कि भाई इस एप्सिलॉन का विमीय सूत्र क्या होगा, यानी विद्युतशीलता का विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला भाई क्या होगा। तो फिर से वही काम, एप्सिलॉन से संबंधित आप एक कोई फार्मूला लिखे। फार्मूला आपको मालूम है कि F = 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा में R² होता है। एप्सिलॉन का निकालना है, इसलिए इसको इक्वल टू के एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ नहीं है 1/F × 4 एप्सिलॉन × R² = Q1 Q2। एप्सिलॉन का निकालना है, इसलिए इसको इधर ही Q1 Q2 बटा में F × 4 × R²। कोई दिक्कत? कुछ दिक्कत नहीं। इसके आगे देखिए, इस एप्सिलॉन का विमीय सूत्र निकालना है, इसलिए इसको डब्बा में डालें। लो आवेश है, ये आवेश है, आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है? IT बोले या IT होता है। ये भी आवेश है, आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? IT डिवाइडेड बाय फोर्स। बल का विमीय सूत्र क्या होता है? आप सबको मालूम है, mLT−2 इंटू 4 का कुछ नहीं, ये डिस्टेंस का क्या होता है? L² है तो L²। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एप्सिलॉन = देखिए क्या हो जाएगा, ये m नीचे से जब ऊपर जाएगा तो m इन्वर्स हो जाएगा। एक L और ये 2L, नीचे में 3L है, L³ है, ये L³ जब नीचे से ऊपर जाएगा तो L−3। नीचे में T−2 है और ऊपर में T² है, ऊपर में T² है और नीचे में -2। जब -2 नीचे से ऊपर जाएगा तो +2, यानी पहले से 2, और ये नीचे से ऊपर गया तो +2, यानी T⁴ और I 1 और 2 I−2, यानी एप्सिलॉन का विमीय सूत्र M−1 L−3 T⁴ I−2 होता है। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, इस बात को आप दिमाग में रखेंगे। आगे हम लोग अभी एक और बात पूछता है कि सापेक्षिक विद्युतशीलता का आप SI मात्रक और विमीय सूत्र बताइए। सापेक्षिक विद्युतशीलता तो देखने जा रहे हैं हम लोग। देखिए, आपसे पूछ सकता है कि सापेक्षिक विद्युतशीलता, सापेक्षिक विद्युतशीलता यानी बोले तो एप्सिलॉन R जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक, देखिए आपको मालूम है कि एप्सिलॉन = ε0 × ε r होता है, तो एप्सिलॉन R = एप्सिलॉन बटा में ε0 होता है। इसका यही फार्मूला होगा। एप्सिलॉन का विमीय सूत्र जो होगा वही विमीय सूत्र ε0 का होगा, तो इसलिए एप्सिलॉन R का विमीय सूत्र नहीं हो सकता है। इसका जो SI मात्रक होगा नीचे में उतना ही SI मात्रक होगा, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसलिए ER का मात्रक तथा विमीय सूत्र नहीं होता है। ये बात आप दिमाग में रखेंगे। विमीय सूत्र एप्सिलॉन R का और SI मात्रक नहीं होता है, केवल और केवल एप्सिलॉन और ε0 का होता है, और दोनों का सेम होता है। कूलम्ब एप्सिलॉन या ε0 दोनों का SI मात्रक कूलम्ब² पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन एप्सिलॉन R का विमीय सूत्र नहीं होता है। कोई दिक्कत? अब देखिए, यहीं से पूछता है ऑब्जेक्टिव में आपके लिए कि
हवा या निर्वात का जो ईयर होता है ये 1 होता है। पानी का ईयर जो होता है वो 81 होता है। ये कुछ बातें हैं आपको याद रखना है। धातु का ईयर इन्फिनिटी होता है। तो इस तरह की चीज़ें 2-3 चीज़ों को आपको याद रखना है। तो आप इस चीज़ को भी नोट कर लेंगे। यहाँ पर कूलम्ब का नियम से संबंधित जो बातें हैं वो ख़त्म होती हैं। अब आता है सदिश के रूप में कूलम्ब का नियम। सदिश के रूप में कूलम्ब का नियम, तो आपका हेडिंग रहेगा सदिश के रूप में कूलम्ब का नियम। ठीक है, चलो चलते हैं अब सदिश के रूप में कूलम्ब का नियम को देखने। तो आइए सदिश के रूप में कूलम्ब का नियम। सदिश के रूप में कूलम्ब का नियम। हम लोग आज न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं। सदिश के रूप में कूलम्ब का नियम यानी कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बाबू वेक्टर आता है ना आप लोगों को? वेक्टर आता है, हम मानकर चलेंगे कि आपको वेक्टर आता है क्योंकि आप 12th का स्टूडेंट है। नहीं भी आता है तो आप थोड़ा सा इधर देख लेंगे। चलिए देखिए, हम मानते हैं कि दो आवेश रखे गए हैं किसी प्लेन में। मान लीजिए XY प्लेन में रखे गए हैं। 2 आवेश रखे गए हैं। ये X एक्सिस है और ये Y एक्सिस है, और इस प्लेन में 2 आवेश रखे गए हैं। मान लेता हूं कि एक आवेश यहां पर रखा गया है जिसका मान Q1 है, और एक आवेश यहां पर रखा गया है जिसका मान Q2 है। और दोनों आवेश इस ओरिजिन से कुछ दूरी पर हैं। मान लीजिए ये आवेश यहाँ से इसका जो स्थिति सदिश है वो R1 वेक्टर है, और ये आवेश का स्थिति सदिश R2 वेक्टर है। ठीक है, हमको निकालना है कि ये 2 आवेश के बीच कितना बल लग रहा है, यानी 2 आवेशों के बीच बल निकालना है। तो देखिए ये R1 दूरी, ये R1 सदिश, इसका पोजीशन वेक्टर R1 है, इसका पोजीशन वेक्टर R2 है, और इन दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस है। यही डिस्टेंस है ना जी, यही डिस्टेंस है। यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगा? जो भी हो, हम मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो R21 वेक्टर है, यानी इस दोनों आवेश का जो पोजीशन वेक्टर है वो R21 वेक्टर है। अगर हमको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना हो, अगर हमको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? ये बड़ा वाला वेक्टर में से छोटा वाला वेक्टर को माइनस कर देंगे, यानी R21 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। कोई दिक्कत? आप इस बात को फिर से सुनिए। हम मान लेते हैं कि किसी तल में 2 आवेश रखा गया है, कोई भी तल हो। एक आवेश का मान Q1 है और दूसरा आवेश का Q2 है, और दोनों का पोजीशन वेक्टर यानी दोनों किसी जगह से कुछ दूरी पर है। Q1 आवेश इस जगह से R1 दूरी पर है और Q2 आवेश R2 दूरी पर है, और हमको इन दोनों आवेश के बीच लगने वाले विद्युत बल या कूलम्ब बल को निकालना है। तो सबसे पहले कूलम्ब बल निकालने के लिए
हमको मालूम होना चाहिए कि दोनों आवेश का मान कितना है। तो मान तो भाई मालूम है, एक का Q1 एक का Q2। हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि इन दोनों आवेश के बीच दूरी कितना है। तो दूरी हम निकाले, मान लिए कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी R2 वेक्टर है। ये बराबर किसके होगा? बड़ा वाला वेक्टर माइनस छोटा वाला वेक्टर, यानी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। हम दूरी निकाल लिए। आपको वेक्टर आता है तो समझ में आ रहा होगा चीज़ें। अब हम बल निकालने जा रहे हैं, यानी Q1 तथा Q2 के बीच लगने वाला विद्युत बल। देखिए, मान लीजिए अगर दोनों के बीच विद्युत बल वेक्टर F लग रहा है, वेक्टर F, परिमाण नहीं, हम दिशा भी दर्शा रहे हैं। अगर केवल दिशा नहीं दर्शाते, केवल और केवल परिमाण दर्शाते तो केवल F लिखते, लेकिन हम परिमाण और दिशा दोनों दर्शा रहे हैं। वेक्टर F इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R²। ये इतना दूर केवल और केवल परिमाण बता रहा है कि दो आवेश के बीच कितना बल लगा, लेकिन किस डायरेक्शन में लगा ये नहीं बता रहा है। लेकिन हमको सदिश के रूप में निकालना है, यानी आपको डायरेक्शन भी बताना है। तो डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कैप लगाते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या लगा रहे हैं हम लोग? कैप, एन कैप। ये एन कैप ये दर्शा रहा है कि विद्युत बल दिशा में लग रहा है। ये आर अगर है तो यहाँ पर आर कैप हम लिखते हैं, आर कैप। अब हम सदिश के रूप में बल को दर्शा दिए। आप इधर चीज़ों को देखेंगे तो वेक्टर F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में बीच का डिस्टेंस कितना है जी? तो R21 का होल स्क्वायर इंटू आर कैप। आर कैप ये दिशा है। आपको मालूम है कि एकांक सदिश का सूत्र क्या होता है? इधर आप देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि हम ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए बटा में मोड ऑफ वेक्टर ए लिखते थे, ऐसा ही लिखते थे। तो वैसे ही ये आर कैप इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? वेक्टर आर बटा में मोड ऑफ वेक्टर आर लिखेंगे ना जी। इसको हम अभी आर ही रखते हैं, फिलहाल आर ही रखते हैं, आर का स्क्वायर। अब चलिए वैल्यू पुट करते हैं। एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में आर के डिस्टेंस पर क्या है आप देखिए, बीच के डिस्टेंस कितना है? R21 वेक्टर, यानी R21 वेक्टर का होल स्क्वायर इंटू आर वेक्टर, यानी R21 वेक्टर बटा में मोड ऑफ R21 वेक्टर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। वेक्टर F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब आप इधर देखिए, ये मोड के अंदर है और ये भी मोड के अंदर है, तो स्क्वायर और एक क्यूब हो जाएगा, यानी R21 वेक्टर का होल क्यूब इंटू R21 वेक्टर। इतना पर भी छोड़ सकते हैं या थोड़ा सा और इसको आगे लेकर चले जाएंगे। वेक्टर F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R21 के जगह पर क्या है जी? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब इंटू R21 के डिस्टेंस पर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। यही आपको सदिश के रूप में कूलम्ब का नियम है। सदिश के रूप में जब भी दिया रहेगा तो आप इस फॉर्मूले के मदद से सॉल्व करेंगे। कहीं दिक्कत? देखिए आप फिर से आप इस बात को देखिए। हमने माना कि दो आवेश, एक Q1 और Q2, दोनों को कुछ दूरी पर रखा जाता है, लेकिन पहला आवेश Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 है, दूसरा आवेश Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 है। ठीक, वेक्टर आप जानते हैं तो आपको चीज़ें समझ में अच्छी से आ रही होगी। ठीक है, हम मान लिए कि दोनों आवेश के बीच का डिस्टेंस R21 है,
तो ये r21 वेक्टर बराबर होगा बड़ा वाला वेक्टर r2 वेक्टर माइनस छोटा वाला वेक्टर r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का। हमको मालूम है कि ये का फार्मूला होता है 1/4 p एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बटा में r स्क्वायर, लेकिन हमको कह रहा है सदिश के रूप में निकालिए। तो सदिश के पास तो परिमाण और दिशा दोनों होता है, तो इतना दूर परिमाण है और ये जैसे ही कैप लगा दिए ये दिशा हो गया। तो वेक्टर एफ इज इक्वल टू 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बटा में r स्क्वायर। ई कैप का फार्मूला होता है एन कैप का, ए कैप है तो वेक्टर ए बटा में मोड ऑफ वेक्टर ए, ऐसा फार्मूला होता है। इसलिए आर कैप इज इक्वल टू वेक्टर आर बटा में मोड ऑफ वेक्टर आर। एफ इज इक्वल टू 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट q1 q2, ये आर यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है r21, इसलिए r21 का स्क्वायर इंटू वेक्टर आर के जगह पर r21 वेक्टर बटा में मोड है इसलिए मोड ऑफ r21 वेक्टर। एफ इज इक्वल टू 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बटा में r21 वेक्टर स्क्वायर और ये के क्यूब इंटू r21 वेक्टर। r21 के पैलेस पर r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर है, इसलिए एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बटा में r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का होल क्यूब इंटू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप इस चीज़ को वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, कीजिए नोट। बंद कर दिया है, ठीक है। तो देखिए आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। अब देखिए 3 हो सकता है कि 3 को आपका लॉकडाउन हट जाए तो चांसेस है कुछ आपका क्लास 4 तारीख से स्टार्ट हो जाने का चांस है, लेकिन देखिए क्या होता है। तो आप सदिश के रूप में कूलम्ब का नियम सीख चुके हैं। अब आप जा रहे हैं एक और नया सा बात सीखने, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत। तो डालते हैं हेडिंग, अध्यारोपण का सिद्धांत, यानी बोले तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखिए बात यह है कि अध्यारोपण का सिद्धांत को हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आपको केवल और केवल 2 चार्जेस के बीच कितना फोर्स लगता है यही निकालने आता है। क्योंकि कूलम्ब साहब ने यही बताया कि 2 आवेश हैं तो उनके बीच कितना फोर्स लगेंगे, लेकिन बहुत अधिक आवेश हैं, बहुत ज़्यादा आवेश है, जैसे 10 आवेश है, 15 आवेश है, 20 आवेश एक जगह हैं, और किसी एक आवेश पर वो कुल आवेश मिलकर कितना बल लगा रहे हैं, अगर ऐसा निकालना हो तो आप क्या करेंगे। तो इस चीज़ को जानने के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत आता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये क्या बोलता है कि किसी निकाय में बहुत अधिक आवेश है और उसमें से एक आवेश पर बचे सभी आवेश के कारण कितना बल लगेगा, यही निकालना सिखाता है। तो आप इसका डेफिनेशन ध्यान से सुनिए, मैं बोलता हूँ फिर चीज़ों को आपको समझाऊंगा। बोलता है कि किसी निकाय में एक आवेश पर बचे सभी आवेश के कारण लगने वाले विद्युत बल सभी आवेश के सदिश योग के बराबर होते हैं। यानी किसी निकाय में बहुत अधिक आवेश है तो एक आवेश पर सभी आवेश के कारण, पहले के कारण कितना बल लगा, दूसरे आवेश के कारण कितना बल लगा, तीसरे आवेश के कारण कितना बल लगा, चौथे आवेश के कारण कितना बल लगा,
सभी आवेश के कारण बल निकालकर और सदिश रूप में जोड़ देंगे तो ये मालूम चल जाएगा कि उस आवेश पर कुल कितना बल लगा। आइए देखते हैं, इस चीज़ों को समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एक सिस्टम है, बहुत सारा आवेश का सिस्टम है। ये सपोज ये एक सिस्टम है और इसमें बहुत सारा आवेश है। एक ये आवेश है Q1 और एक ये आवेश है Q2, एक ये आवेश है Q3, एक ये आवेश है Q4 और एक ये आवेश है Q5। बहुत सारा आवेश है। आपको कहा जा रहा है कि बताइए इस आवेश Q1 पर कुल कितना बल लग रहा है। तो आप क्या करेंगे, पहले Q2 आवेश के कारण निकालिएगा कि इस पर कितना बल लग रहा है। मान लीजिए Q2 आवेश Q1 पर इधर बल लगा रहा होगा, प्लस प्लस इसको धक्का मार रहा होगा, मान लीजिए F1 बल इधर लगा रहा है। ये Q3 आवेश भी बल लगा रहा होगा कुछ, मान लीजिए इस पर इधर बल लगा रहा होगा F3 बल, F2 बल। ये 4 भी लगा रहा होगा कुछ इस पे इधर F3 बल। ये 5 भी कुछ बल लगा रहा होगा इधर F4 बल। इस तरह से सभी आवेश इस पे बल लगा रहे होंगे। तो कुल कितना बल होगा भाई, तो जो F नेट होगा यानी कुल बल F नेट वो बराबर होगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, ऐसे ही प्लस F4 वेक्टर, ऐसे ही जितना आवेश है सभी के कारण बल निकालकर सदिश रूप में जोड़ देंगे। आप चीज़ों को समझे, यानी किसी सिस्टम में एक आवेश पर लगने वाले कुल बल सभी आवेशों के कारण लगने वाले बल के सदिश योग का बराबर होता है। आप इस डेफिनेशन को लिख लीजिए कि निकाय में किसी एक आवेश पर सभी आवेश के कारण लगने वाले बल के सदिश योग का बराबर होता है। ओके, तो यहाँ पर आपका स्थिर वैद्युतिकी का एक छोटा सा पार्ट खत्म होता है और अब स्टार्ट होगा न्यूमेरिकल्स। तो हम आपको अभी अपने तरफ से कुछ न्यूमेरिकल्स बनवाएंगे, कुछ टाइप का 4 या 5 टाइप का न्यूमेरिकल्स बनवाएंगे और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम NCERT का कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। तो आप आगे देखते रहिए, हम अभी आपको क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं। कॉपी और पेन लेकर के आप बैठे। ये कोई शाहरुख खान का मूवी नहीं है, ये पढ़ाई है। आपको पेन और कॉपी लेकर के बैठना ही पड़ेगा। आप इसको मूवी की तरह एंजॉय मत कीजिए। इसमें डांस नहीं हो रहा है, हम गाना नहीं गा रहे हैं। गाना गा रहे हैं जी, गाना हम नहीं गा रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे पूछिए, जो भी सुविधा है, फ़ोन करके, व्हाट्सएप पर, कमेंट बॉक्स में, किसी भी तरीके से आप पूछिए हमसे। ठीक है, तो आप कॉपी और पेन लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिए हैं तो आप निकालिए। तो हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल्स बनाने। आप देखते रहिए ऐसे। अरे पढ़ लिया करो कुछ। पढ़ाई एक ऐसा आपका टूल्स है, औजार है। देखो एक बात अभी दिमाग में आया, आज और पहले में क्या अंतर थी कि पहले शिक्षा के कारण टेक्नोलॉजी आती थी। जो लोग शिक्षित थे, पढ़ लिख लेते थे तो वो टेक्नोलॉजी लाते थे। आज ऐसा ज़माना है कि टेक्नोलॉजी शिक्षा दे रहा है। देखो ये टेक्नोलॉजी ही है जो आपको टीच कर रहा है। पहले शिक्षा के कारण टेक्नोलॉजी आता था, लेकिन आज टेक्नोलॉजी के कारण हम लोग शिक्षा दे पा रहे हैं। वरना आप भी घर में बंद, हम भी घर में बंद। बहुत टेक्नोलॉजी का इस लाइफ में बहुत बड़ा चेंजिंग है। जब लोग पढ़े लिखे लोग होते थे, जब शिक्षा आया तो साइन चला, सिग्नेचर हम लोग करते थे। जो भी शिक्षित आदमी होता था सिग्नेचर करता था, अनपढ़ लोग ठप्पा लगाते थे। लेकिन जैसे ही टेक्नोलॉजी आ गया, अब शिक्षित लोग क्या करते हैं, ठप्पा लगाते हैं। समझ रहे हैं ना टेक्नोलॉजी का कितना डिफरेंस है। तो देखते हैं
टेक्नोलॉजी ज़रूरी है टेक्नोलॉजी, लेकिन आप इसका गलत उपयोग ना करें। मोबाइल फ़ोन है तो यूट्यूब पर उल्टा सीधा वीडियोज़ आप मत देखें, जो ज़रूरत है वही आप देखें। तो आइए क्वेश्चंस बनाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चंस देखिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कोई भी एग्जामिनेशन हो क्वेश्चन पूछता है जो आपको कराने जा रहे हैं। लीजिए, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, बोलता है वर्ग के 4 कोणों पर Q परिमाण का आवेश रखा जाता है। तथा वर्ग का भुजा का लंबाई L है, तो किसी एक कोण पर रखे आवेश पर नेट विद्युत बल ज्ञात करें। बात समझ रहे हैं का जी बच्चों लोग, समझ रहे हैं बात? कह रहा है कि वर्ग के 4 कोणों पर Q परिमाण का आवेश रखा जाता है। एक वर्ग है और उस वर्ग के 4 कोण पर Q परिमाण का आवेश रखा जाता है, तथा वर्ग का भुजा का लंबाई, जो वर्ग का साइड है, साइड स्क्वायर का साइड इक्वल होते हैं, तो वर्ग का भुजा का लंबाई L है, तो किसी एक कोने पर रखे आवेश पर नेट विद्युत बल ज्ञात करें। यानी स्क्वायर है और वो स्क्वायर के 4 कोण पर Q परिमाण का आवेश रखा गया है, उस वर्ग का भुजा का लंबाई L है, किसी एक कोण पर कुल कितना विद्युत बल लग रहा है, यानी नेट कुल कितना विद्युत बल होगा आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहला बात कि विद्युत बल निकालने के लिए कूलम्ब का नियम लगाना पड़ेगा, यानी ये फार्मूला आपका जरूर लगेगा, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। चूँकि 2 आवेश से अधिक आवेश है, इसलिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी लगेगा, अध्यारोपण का सिद्धांत भी। सभी आवेश के कारण विद्युत बल निकाल करके असदिश के नियम से जोड़ना होगा। तो बनाने चलते हैं, चले ना जी? देखते रहिए, अच्छा से देखिएगा, माइंड को सेट करके चीज़ों को देखना होगा। देखिए सोल्व कर रहे हैं बचवा, हम मान रहे हैं कि ये वो वर्ग है, वर्ग का फोटो बनाते हैं बाबू। ये आपका वर्ग है, इस वर्ग के 4 कोण हैं, एक का नाम देते हैं A, एक का नाम देते हैं B, या 4 कोण है, नाम देते हैं A, B, C और ये D। इस चारों कोण पर Q आवेश है, Q आवेश, इस कोण पर भी Q आवेश, इधर लिखते हैं Q आवेश, इस कोण पर भी Q आवेश, इस कोण पर भी Q आवेश है। सबका भुजा का लंबाई L है, L है, L है, L है। हमको निकालना है कि किसी एक कोना पर बताइए कुल कितना विद्युत बल लग रहा है। तो आप जिस कोण पर बोलिएगा हम उसी कोण पर निकाल देंगे, क्योंकि सब कोण पर बराबर ही आएगा। तो चलिए हम मान लेते हैं कि C कोण पर विद्युत बल निकालने जा रहे हैं। C कोण पर, यानी C कोण पर जो +Q आवेश रखा हुआ है, इस पे कुल कितना विद्युत बल लग रहा है हम वो निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन बल लगाएगा? ये B लगाएगा। इस कोण पर जो +Q आवेश रखा हुआ है, ये इस पे विद्युत बल लगाएगा। देखते हैं। तो पहले हम लोग लिखते हैं कि बिंदु
बी पर रखे आवेश के कारण सी पर विद्युत बल, यानी जो बी पर आवेश रखा हुआ है उसके कारण सी पर विद्युत बल कितना होगा। तो चलिए देखिए, ये प्लस 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 क्या कर रहा होगा, इस पे निकालना है तो ये इसको क्या कर रहा होगा, धक्का मार रहा होगा इधर, यही ना कर रहा होगा जी। मान लेते हैं ये F1 बल लगा रहा है, F1 बल, तो इसलिए F1 वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। Q1 के जगह पर कितना है Q, Q2 के जगह पर भी Q, बीच का डिस्टेंस कितना L, तो L स्क्वायर, यानी F1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बटा में L स्क्वायर। इसके कारण इस पर कितना विद्युत बल लगा हम निकाल लिए। अब दूसरा चलते हैं, अब हम इस D के कारण निकालने चलते हैं कि D के कारण C पर लगने वाला विद्युत बल। देखिए, बिंदु D पर रखे आवेश के कारण C पर विद्युत बल। देखिए तो भाई इसके कारण D के कारण इस पर कितना विद्युत बल लग रहा है, तो D क्या करेगा, ये प्लस ये भी प्लस, तो प्लस प्लस क्या करेगा, इधर धक्का मारेगा। मानते हैं ये F2 वेक्टर है, तो F2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए Q1 के जगह पर Q, Q2 के जगह पर Q, इसलिए Q1 इंटू Q2, अब बीच के डिस्टेंस कितना है L, तो L का स्क्वायर, यानी F2 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बटा में L स्क्वायर। निकल गया, कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत। यानी B के कारण C पर कितना विद्युत बल लगा, तो F1 का मान निकाल लिए। D के कारण C पर कितना विद्युत बल लगा, F2 का मान निकाल लिए। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलता है कि सदिश के रूप से आप जोड़ें, तो सदिश एक साथ दो ही सदिश का परिमाण हम निकाल सकते हैं, इसलिए इन दोनों को सबसे पहले जोड़ लेते हैं, उसके बाद में आगे बात करेंगे। यानी बिंदु B और D के कारण बिंदु C पर लगने वाला नेट विद्युत बल हम लोग निकाल ले रहे हैं। यानी लिखेंगे बिंदु B तथा D के कारण C पर लगने वाला नेट विद्युत बल। चल भाई, B के और D के कारण C पर कुल कितना विद्युत बल लग रहा है, तो देखिए कितना लग रहा है, एक F1 वेक्टर और एक F2 वेक्टर लग रहा है। ये दो वेक्टर है, दोनों को जोड़ने के लिए क्या फार्मूला होता है, दो वेक्टर को जोड़ने के लिए फार्मूला होता है F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। आपको मालूम है ना जी, दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर को जोड़ना हो तो हम लोग कैसे लिखते हैं, दो वेक्टर है तो दोनों वेक्टर को अगर हमको जोड़ना है तो आपको मालूम है वेक्टर में पढ़ाए हैं कि F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। अरे समझ में आ रहा है ना, तो चलिए इसको ऐड करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये F1 इज इक्वल टू 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बटा में L स्क्वायर है, F2 इज इक्वल टू भी 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बटा में L स्क्वायर है। पहला बात ये है कि भाई F1 बराबर है F2 के,
F1 का परिमाण 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटा में एल स्क्वायर है, F2 का परिमाण 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटा में एल स्क्वायर है। ये दोनों आपस में बराबर है, तो F1 इज इक्वल टू है F2 के। अब देखिए इन दोनों के बीच का कोण कितना है, F1 और F2 के बीच के कोण कितना है 90 डिग्री, इसलिए थीटा का मान है 90 डिग्री। इसलिए F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इज इक्वल टू, फार्मूला पर पुट करते हैं, F1 का स्क्वायर प्लस F2 किसके बराबर है, F1 के बराबर, इसलिए F2 के जगह पर भी F1 रखेंगे, F1 का स्क्वायर प्लस 2 F1, F2 के जगह पर भी F1 कॉस थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इज इक्वल टू रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर 2F1 स्क्वायर प्लस 2F1 का स्क्वायर कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 90 0, तो इसलिए ये पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा 0, ये पूरा सिस्टम खत्म। तो इसलिए वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 इज इक्वल टू रूट अंडर 2F1 का स्क्वायर। चूँकि रूट 2 F1 का स्क्वायर भी है और रूट है, तो रूट और स्क्वायर दोनों हट जाएगा, तो रूट अंडर 2F1। बोलो बोलो होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए अगर हम वैल्यू पुट करें तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इज इक्वल टू होगा रूट 2, और F1 के प्लेस पर देखो क्या है 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटा में एल स्क्वायर, रूट 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटा में एल स्क्वायर। हमको दो वेक्टर को जोड़े तो इतना मालूम चल गया कि F1 प्लस F2 क्या होगा, यानी बिंदु B और D के कारण C पर जो विद्युत बल लग रहा है वो रूट अंडर 2 इंटू 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटा में एल स्क्वायर लग रहा है। अभी बचा है एक और, कौन, A के कारण C पर। तो अभी हम लोग A के कारण C पर निकालेंगे, इसलिए आप इतना दूर तक वीडियो को पॉज करके नोट कर लें और इसके आगे देखते हैं। तो आप इसको नोट डाउन करें, उसके आगे हम अभी बढ़ाएंगे, तो हम मिटाते हैं, आप पॉज करके वीडियो को नोट कर लेंगे। आपको ये बात मालूम चल गया कि दो वेक्टर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर जो है ये बराबर है रूट अंडर 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटा में एल स्क्वायर। ये बात आपको मालूम चल गया है। अब बच गया है एक ये A के कारण बिंदु C पर विद्युत बल निकालना पड़ेगा। निकालते हैं, बताइए A के कारण C पर हम विद्युत बल निकालने जा रहे हैं। देखिए बिंदु A पर, माने अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं इसलिए ना हो, बिंदु A पर रखे आवेश के कारण C पर विद्युत बल। मान लीजिए A के कारण C पर हमको निकालना है, तो A भाई C पर किधर विद्युत बल लगाएगा, ये प्लस, तो ये इसको धक्का मारेगा, इधर धक्का मारेगा, जाहिर सी बात है ये F3 होगा। तो F3 हमको निकालना पड़ेगा। तो F3, आप इस चीज़ों को थोड़ा सा समझिए। विद्युत बल निकालने के लिए आपको ये मालूम जरूरी है कि दो आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, लेकिन आपको अभी यहाँ पर दो आवेश के बीच का डिस्टेंस नहीं मालूम है। तो पहला काम आपको ये होगा कि ये A और C के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। ये L है और ये L है, तो ये कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से आप देखें तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है स्क्वायर में, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी बोले तो रूट अंडर 2l स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 2l स्क्वायर, यानी बोले तो रूट 2, एल का स्क्वायर भी है रूट भी है, तो रूट 2l, यानी A से लेकर के C के बीच का डिस्टेंस रूट 2l होगा। ठीक है,
तो चलते हैं। F3 इज इक्वल टू जो फॉर्मूला है वो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके जगह पर भी Q, इसके जगह पर भी Q, तो Q इंटू Q बीच का डिस्टेंस √2L का स्क्वायर, यानी F3 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा इसलिए हम इसको इधर लिखते हैं। तो F3 इज इक्वल टू कितना है जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बटा में √2L का होल स्क्वायर है, तो √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2L स्क्वायर यानी 2L स्क्वायर। F3 आपको मालूम चल गया, कोई दिक्कत। अब ये 3 वेक्टर मालूम चल गया, अब तीनों के कारण हमको निकालना होगा, इसलिए बिंदु कौन कौन A, B तथा C के कारण, D के कारण C पर नेट विद्युत बल। देखो हमने इसके कारण भी निकाल लिया F1, इसके कारण भी निकाल लिया F2 और इसके कारण भी निकाल लिया F3। ये B और D के कारण, B के कारण निकाले थे इधर F1 एक उधर F2, तो B और D के कारण जो नेट होगा उसका भी तो डायरेक्शन इधर ही होगा, क्योंकि F1 बराबर है F2 के, और एक इधर और एक इधर, इसलिए दोनों के कारण भी तो इधर ही ना होगा, यानी F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर का भी तो डायरेक्शन इधर ही होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। बात समझ रहे हैं ना जी? आप चीज़ों को समझे, F1 प्लस F2 का परिमाण इतना होगा लेकिन डायरेक्शन कितना होगा। एक कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर और इस ऑब्जेक्ट को एक इंसान इधर खींच रहा है, और जितना बल से इधर खींच रहा है उतना ही बल से इसको ऊपर भी खींच रहा है, तो ये नेट किधर बढ़ेगा, इस डायरेक्शन में, बीचों बीच। एक F1 फोर्स इधर लगा रहा है, F2 फोर्स उधर लगा रहा है, और दोनों आपस में बराबर है, तो नेट किधर होगा, F1 प्लस F2 का डायरेक्शन इधर ही होगा, और F3 का भी डायरेक्शन इधर ही है। इसलिए बिंदु A, B तथा D के कारण C पर नेट विद्युत बल कितना होगा भाई, तो वेक्टर F नेट जो होगा वो बराबर होगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर का। F1 प्लस F2 वेक्टर एक वेक्टर है और F3 वेक्टर एक वेक्टर है, और दोनों वेक्टर के बीच का डायरेक्शन कुछ नहीं है, एंगल 0 है, इसलिए डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। F नेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2 का वैल्यू कितना है √2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बटा में L स्क्वायर, प्लस F3 का वैल्यू कितना है जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बटा में 2L स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बटा में 2L स्क्वायर। तो F नेट इज इक्वल टू, कॉमन निकालते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बटा में L स्क्वायर को, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बटा में L स्क्वायर को कॉमन निकालते हैं, क्या बच जाएगा √2 प्लस 1/2। तो किसी एक कोने पर रखे आवेश पर कुल बल यानी नेट बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बटा में L स्क्वायर √2 प्लस 1/2 इतना बल लगेगा। कोई प्रॉब्लम? तो ये क्वेश्चंस हो गए। एक क्वेश्चन हुआ, हमने क्या किया, फिर से चीज़ों को सुने। क्वेश्चन लंबा था, 5 नंबर का एग्ज़ाम में आता है, 5 नंबर का। अगला क्वेश्चन हम आपको कराते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को दोबारा देखें। अब हम आपको जा रहे हैं सिखाने ट्रायंगल होगा तो क्या करेंगे। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको हम देने जा रहे हैं। देखो भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत लंबा टॉपिक है, टाइम तो लगेगा ही, वीडियो लंबा होगा। वीडियो लंबा होने के कारण ही हम एक दिन गैप करके डालते हैं ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आए। आप चीज़ों को
इजली डील कर पाओ। मैंने ग्रेविटेशन में ही इस तरह का क्वेश्चन करा दिए हैं, ग्रेविटेशन में ही आपको पढ़ा दिए हैं। नहीं पढ़े हैं तो आप फिर से देखिए इसको। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि एक समबाहु त्रिभुज है, एक ये समबाहु त्रिभुज है, ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है, और इन सब का भुजा का लंबाई एल है और सब पे बराबर परिमाण का आवेश प्लस क्यू रखा गया है। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज है और तीनों कोना पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है और इसके भुजा का लंबाई एल है। कह रहा है कि बिंदु ए पर रखे आवेश पर नेट विद्युत बल ज्ञात करें, पर नेट विद्युत बल ज्ञात करें, यही क्वेश्चन है। तो ज्ञात करने चलते हैं हम लोग। ये भी इजी क्वेश्चन है, वैसे ही जैसे पहले वाला क्वेश्चन बनाए थे वैसे ही बनेगा। देखते हैं इस चीज को, देखिए सॉल्व करने चलते हैं। इधर सॉल्व करता हूँ, आप आराम से माइंड को स्थिर करके बिंदु ए पर पूछ रहा है तो आप सी के कारण निकालिए कितना आवेश होगा और बी के कारण निकालिए कितना विद्युत बल लगेगा। सी के कारण ए पर कितना विद्युत बल लगेगा, बी के कारण ए पर कितना विद्युत बल लगेगा, दोनों को निकालिए और निकालने के बाद सदिश को जैसे जोड़ते हैं आप जोड़ दीजिए, इजली आ जाएंगे। देखिए पहले हम बी के कारण ए पर निकाल रहे हैं। चलिए बी ए पर क्या करेगा, विद्युत बल लगाएगा, प्लस प्लस है, धक्का मारेगा इस डायरेक्शन में। मान लीजिए अगर इसको F1 वेक्टर हम बोलते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु बी के कारण ए पर, बिंदु बी के कारण ए पर, बिंदु बी के कारण ए पर, बिंदु बी के कारण ए पर विद्युत बल। चलिए देखिए बी के कारण ए पर विद्युत बल कितना लग रहा होगा। मान लीजिए F1 वेक्टर है तो फार्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 के जगह पर भी Q, Q2 के जगह पर भी Q, बीच का डिस्टेंस L तो L का स्क्वायर। तो F1 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बटा में L स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखिए C के कारण ए पर विद्युत बल निकालिए। बिंदु C के कारण ए पर विद्युत बल, इस C के कारण ए पर निकालिए। तो देखिए यह भी इस पे फोर्स लगा रहा होगा, किधर लगाएगा, प्लस प्लस धक्का मारेगा इस डायरेक्शन में, F2। तो F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q के जगह पर भी Q, Q1 के जगह पर भी Q, Q2 के जगह पर भी Q बटा में बीच का डिस्टेंस L का स्क्वायर, यानी F2 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बटा में L स्क्वायर। इसके कारण और इसके कारण यहाँ पर नेट विद्युत बल निकल चुका। अब हमको जोड़ना है तो चलो जोड़ने चलते हैं। बिंदु ए पर बी तथा सी के कारण नेट विद्युत बल, नेट विद्युत बल, अगर नेट विद्युत बल को एफ नेट से लिखते हैं तो एफ नेट इज इक्वल टू क्या होगा वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2। इस दोनों को कैसे जोड़ेंगे भाई, तो आपको मालूम है कि एफ नेट जो होगा वो बराबर होगा, दो वेक्टर है, दो वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं इस फार्मूला पर √F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा का जी। वेक्टर आपको आना पड़ेगा भाई साहब, वेक्टर आपको आना पड़ेगा। दो वेक्टर को जोड़ने के लिए यही फार्मूला होता है। तो √F1 प्लस F2
प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। आपको मालूम है, आप यहाँ पर देखिए F1 इज इक्वल टू 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटा में एल स्क्वायर, F2 इज इक्वल टू 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटा में एल स्क्वायर, यानी F1 बराबर है किसके, F2 के। और बीच का एंगल देखिए थीटा इज इक्वल टू, चलो जी देखो सब दोनों के बीच का एंगल, ये समबाहु त्रिभुज है, सबन का एंगल कितना होगा 60 डिग्री, तो है यो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा 60 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब दोनों को ऐड करना होगा, इधर ऐड करते हैं, इधर आप देखिए ऐड करते हैं हम, इसको नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन तो आप लिख ही लिए होंगे। दोनों को ऐड करते हैं, एफ नेट इज इक्वल टू F1 के जगह पर भी F1 रखेंगे, F2 के जगह पर भी F1 रखेंगे क्योंकि इक्वल है, प्लस 2 F1 F2, F2 के जगह पर भी F1 है, cos थीटा का वैल्यू 60 डिग्री तो 60, तो F वेक्टर नेट इज इक्वल टू F1 2 F1 स्क्वायर प्लस 2 F1 स्क्वायर cos 60 का वैल्यू यानी sin 30 1/2, 2 से 2 कट गया, यानी F नेट इज इक्वल टू √3 F1 का स्क्वायर, यानी F नेट इज इक्वल टू √3, F1 का स्क्वायर भी है रूट भी है तो हट गया, यानी √3 F1। तो चुपचाप F नेट इज इक्वल टू √3 F1 का वैल्यू देखो बाबू कितना है, देखो F1 का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटा में एल स्क्वायर, यानी उस पर नेट विद्युत बल कितना लगेगा, इतना लगेगा। कोई दिक्कत, फिर से देखो चीज़ों को, एक इक्वाडिलेटरल ट्रायंगल है, तीनों कोण पर क्यू आवेश रखा गया है, कहा जा रहा है कि किसी एक कोण पर नेट विद्युत बल ज्ञात करें। मान लीजिए हम ए पर नेट विद्युत बल ज्ञात करने जा रहे हैं, तो इस ए पर सभी आवेश के कारण लगने वाले विद्युत बल पहले ज्ञात करेंगे। पहले देख रहे हैं कि बी के कारण इस पर विद्युत बल लग रहा है, प्लस है क्या करेगा, धक्का मारेगा, इसलिए F1 नाम दिए, ये भी प्लस है ये भी बल लगाएगा, उधर F2। F1 का मान निकाले 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटा में एल स्क्वायर, F2 का मान निकाले 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटा में एल स्क्वायर। दोनों बिंदु पर रखे आवेश के कारण यहाँ पर लगने वाले विद्युत बल ज्ञात कर लिए। अब सदिश सुपरपोजिशन के अनुसार से, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अनुसार से दोनों को हम ऐड कर दिए, F1 प्लस F2, तो F नेट इज इक्वल टू √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। F1 F2 के बराबर है, और थीटा का वैल्यू हम निकाल लिए, टोटल 60 डिग्री, तो ये भी 60 होगा अपोजिट एंगल से। थीटा का वैल्यू 60 रखे तो आ गया F नेट इज इक्वल टू √3 F1, F नेट इज इक्वल टू √3 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटा में एल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, मेंटेन करेंगे आप चीज़ों को, 2 दिन इसीलिए टाइम दे रहे हैं आपको हम टाइम दे रहे हैं कि एक दिन आप गैप करके चीज़ों को पढ़ें। अब थर्ड क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आप इसको नोट डाउन कर लें। चलो जी देखते हैं अब। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 आवेश है, एक 2 माइक्रोकूलम्ब का और एक 8 माइक्रोकूलम्ब का। 2 माइक्रोकूलम्ब तथा 8 माइक्रोकूलम्ब का 2 आवेश एक दूसरे 120 मीटर आवेश को मिलाने वाले
रेखा पर 1 कूलम्ब का आवेश, 1 कूलम्ब का आवेश रेखा पर 1 कूलम्ब का आवेश रखा जाता है जिससे नेट विद्युत बल शून्य हो जाता है, कॉमा दो माइक्रो कूलम्ब से कितना दूरी पर आवेश रखा जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस भी हैं आपके बुक में। हम जो भी क्वेश्चंस बता रहे हैं उन सभी टाइप का क्वेश्चन आपके बुक में हैं। जब हम सोल्व कराएंगे बुक का क्वेश्चन तो आप देख लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 माइक्रो कूलम्ब तथा 8 माइक्रो कूलम्ब का 2 आवेश एक दूसरे से 120 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। इन दोनों आवेश को मिलाने वाले रेखा पर 1 कूलम्ब का आवेश रखा जाता है जिससे नेट विद्युत बल शून्य हो जाता है। 2 माइक्रो कूलम्ब से कितना दूरी पर आवेश रखा जाता है, कितना दूरी पर आवेश रखा जाता है। क्वेश्चन इस प्रकार से है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 आवेश है। देखिए आप इस चीज़ को, यहाँ पर हम आपको चीज़ों को दर्शा रहे हैं, आप चीज़ों को फील करना सीखिए। ये 2 माइक्रो कूलम्ब का आवेश है और एक यहाँ पर है 8 माइक्रो कूलम्ब का आवेश, और दोनों कितना दूरी पर है, 120 मीटर, 120 मीटर, 120 मीटर की दूरी पर है। ठीक है। कह रहा है कि इसके बीच में 1 कूलम्ब का आवेश रखा जाता है। 1 कूलम्ब का, बीच में मैंने कहीं पर भी, बीच में नहीं, मिलाने वाली रेखा पर कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ पर रखा है। 1 कूलम्ब का आवेश रखा जाता है और ये इस प्रकार से रखा जाता है कि इस पर नेट फोर्स 0 हो जाती है। तो आप बताइए कि ये 2 माइक्रो कूलम्ब से कितना दूरी पर आवेश को रखा गया होगा। आप सोचना शुरू कीजिए। मान लीजिए इस आवेश को हम यहाँ पर रखेंगे तो ये 2 माइक्रो कूलम्ब क्या करेगा, इस आवेश को धक्का मारेगा। ये 2 माइक्रो कूलम्ब इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। मान लीजिए ये F1 फोर्स लगा रहा है। ये 8 माइक्रो कूलम्ब इस 1 कूलम्ब वाला चार्ज को क्या करेगा, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये भी इसको धक्का लगाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। मान लीजिए F2 वेक्टर फोर्स लगा रहा है। चीज़ों को समझ रहा है। ये 2 माइक्रो कूलम्ब 1 कूलम्ब को इधर फोर्स लगा रहा होगा, ये 8 माइक्रो कूलम्ब 1 कूलम्ब को इधर फोर्स लगा रहा होगा। एक उधर फोर्स लगा रहा है, एक इधर फोर्स लगा रहा है और एक इधर फोर्स लगा रहा है। कहा जा रहा है कि ये इस प्रकार से लग रहा है कि नेट फोर्स 0 हो जा रहा है, यानी F1 हो जा रहा है F2 के बराबर, यानी F1 हो जा रहा है किसके, F2 के बराबर। तो आप बताइए कि 2 माइक्रो कूलम्ब से ये 1 कूलम्ब कितना दूरी पर रखा गया होगा। मान लेते हैं ये बिंदु P है। ठीक है। ये माइक्रो कूलम्ब है। माइक्रो कूलम्ब से जब हम कूलम्ब में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 × 10⁻⁻6 कूलम्ब हो जाएगा, क्योंकि माइक्रो कूलम्ब से कूलम्ब में बदलने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 8 × 10⁻⁻6 कूलम्ब हो जाएगा। यह मीटर में है, सही है। कह रहा है कि नेट फोर्स 0 हो जाए, यानी F1 F2 के बराबर हो जाए। चलिए भाई, अब हमको बताइए, हमसे पूछ रहा है कि 2 माइक्रो कूलम्ब से कितना दूरी पर इस आवेश को रखा जाएगा। तो हम मान लेते हैं अपना मन से कि x दूरी पर आवेश को रखा गया होगा और यही x का मान निकालना है। जब यहाँ से ये डिस्टेंस x है और यहाँ से यहाँ तक 120, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये x और ये 120, तो ये क्या होगा 120 - x।
तो चलिए देखते हैं F1 इज इक्वल टू, F1 कह रहा है कि बराबर हो जाएगा किसके, F2 के। वेक्टर नहीं होगा क्योंकि डायरेक्शन तो अपोजिट है। F1 बराबर हो जाएगा F2 के। क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि नेट फोर्स 0 होगा, इसलिए F1 F2 के बराबर होगा। तो F1 का वैल्यू निकालते हैं, यानी 2 के कारण कितना लगेगा 1/4πε0 Q कितना है जी 2 × 10⁻⁻6 Q2 1, बीच का डिस्टेंस x का स्क्वायर इज इक्वल टू F2। इसके कारण इस पर कितना फोर्स लगेगा 1/4πε0 Q 8 × 10⁻⁻6 Q2 1, बीच का डिस्टेंस 120 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए तो ये कितना हो जाएगा 1/4πε0। आप यहाँ से देख सकते हैं 1/4πε0 1/4πε0 कट जाएगा। 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 और 2 से ये 1 और ये 4। तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि 1/x² इज इक्वल टू 4/120 - x का होल स्क्वायर होगा। कैसे? अब देखिए हमको x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा सा अपना खोपड़ी का इस्तेमाल करते हैं। दोनों तरफ वर्गमूल लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं। ये 1/x², ये 1/120 - x का होल स्क्वायर का रूट, 1 का रूट 1, x का रूट x स्क्वायर का रूट ही भी है, स्क्वायर रूट भी है, तो x इज इक्वल टू 1 का 1, यहाँ पर स्क्वायर भी है स्क्वायर रूट भी है, तो हट जाएगा 120 - x, क्रॉस मल्टीप्लाई, x से x में उधर मल्टीप्लाई किए, x इज इक्वल टू 120। एक सेकंड देखिए कहीं पर इधर मिस्टेक हो रहा है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो इधर 4 हो जाएगा आपका। आप इस चीज़ को देखिए जी, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, 4 था हम नहीं लिखे हैं क्योंकि 2 से ये 4 टाइम्स में कट जाएगा। तो 4 4, यहाँ पर भी 4 का स्क्वायर रूट होगा तो 2। वो बोल रहे थे कि भाई आंसर काहे नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत तो इधर उधर हुआ होगा। 2x इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई 120 - x, x इधर से इधर आया 3x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 120/3, यानी बोले तो 40 मीटर। इसका मतलब कि जब आप 2 माइक्रोकूलम से 40 मीटर के दूरी पर 1 कूलम्ब आवेश को रखेंगे तो उस पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चंस। तो मुझे उम्मीद है कि आप घर में NCERT बुक्स का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15-16 तक बीच में जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस यानी विद्युत बल रेखा पर जो क्वेश्चंस है उनको छोड़ करके बाकी आप सभी क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे, आपको NCERT का क्वेश्चंस कराएंगे। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।